जबरदस्त हंगामे के बीच आज विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया। विजय सिन्हा को कुल 126 वोट मिले, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। कुल 240 सदस्यों ने वोटिंग की थी। सदन में हंगामे और विजय सिन्हा की जीत के बाद जय श्री राम के नारे लगे। विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर चुने जाने के बाद नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। बिहार विधानसभा स्पीकर का चुनाव बेहद हंगामेदार रहा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो जारी किया। इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। लालू के ऑडियो में विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया गया। लालू यादव के कथित ऑडियो में बीजेपी विधायक से कहा जा रहा है कि वोट मत डालो, बोल दो कोरोना हो गया। सदन में न जाने को कहा गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि रांची जेल से ही लालू यादव ने विधायकों को फोन किया और आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग के लिए लालच दिया। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। विधानसभा स्पीकर के लिए आरजेडी ने गुप्त मतदान की मांग की थी। इसे प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने अस्वीकार कर दिया। गुप्त मतदान की मनाही के बाद विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा। बाद में विधायकों को खड़ा करके उनकी गिनती करके मतदान पूरा करवाया गया। इसमें एनडीए प्रत्याशी को जीत मिली। हालांकि विपक्ष ने मतदान में नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है। अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है। मुख्यमंत्री एमएलसी हैं। और जो सूचना मिली है, इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया। बंगाल में चुनाव से पहले चुनावी हिंसा बढ़ गई है। वीरभूम में हो रही बीजेपी की सभा में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली लगी है। गंभीर हालत में बीजेपी कार्यकर्ता का इलाज किया जा रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी सांसद दिलीप घोष की सभा में जा रहे थे। इस बीच बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी और टीएमसी के बीच हुए खूनी संग्राम के बाद इलाके में तनाव है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल अभी से तेज है। बीजेपी ने राज्य में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी के नेता लगातार बंगाल में कैंप कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनता ने अब टीएमसी को पहचान लिया, टीएमसी के नेताओं को पहचान लिया, टीएमसी की अराजकता को पहचान लिया। टीएमसी ने जिस प्रकार जनता को छला है, लोग समझ गए हैं। लोगों ने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है। लगातार 5वें दिन एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 5,40,000 से ज्यादा है। इनमें 4,93,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि 109 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली के सदर बाजार में मास्क बैंक बनाया गया है। इस मास्क बैंक की शुरुआत नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने की। यहां मास्क को लेने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी कि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। कुल मरीजों का आंकड़ा 92 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 481 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक 1,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि 8 नवंबर के बाद से कोरोना के हर रोज आने वाले मामले घटे हैं। हर रोज 50,000 से कम मामले आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र पूरी तरह से सतर्क है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है। नियमों के मुताबिक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में एक दिन में 5,439 केस सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना संक्रमितों का आंकड़े के मामले में 18 लाख को छूने वाला है। वहीं अब तक यहां कोरोना से 46,683 लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, जिस तरह से कोरोना देश भर में बढ़ रहा है उस लिहाज से महाराष्ट्र सेफ जोन में है। साथ ही कहा, राज्य में कोरोना टेस्ट की संख्या 60,000 से 90,000 प्रतिदिन की जाएगी। महामारी को पटखनी देने के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के लिए गुजरात पहुंच गई है। इसे अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। सीएमआर की गाइडलाइन के तहत वैक्सीन को तय किए गए तापमान में रखने के लिए अस्पताल में एक खास कमरा तैयार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है। यह आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। इसके साथ ही कोविड से जुड़े नियमों का पालन न करने पर 1000 रुपए का चालान कटेगा। 1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल रात 9:30 बजे बंद हो जाएंगे। 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट प्रदेश में भीड़भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश हैं। हाईकोर्ट ने कहा, इन जिलों में भीड़भाड़ वाले एरिया की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। निवार तूफान के टकराने से पहले चेन्नई में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। भारी बारिश के कारण चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया है। तमिलनाडु के तट से आज शाम तूफान टकराने वाला है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निवार तबाही मचा सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में बारिश कल से शुरू हो चुकी है। बारिश और तूफान को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये तूफान आज शाम 5:30 बजे से पहले कभी भी मामलापुरम और केराकल के बीच तट से टकराएगा। निवार की रफ्तार को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया है। प्रशासन ने चेन्नई में 129 राहत शिविर तैयार किए हैं। वहीं 8 राहत केंद्रों पर पहले से ही 312 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। निवार तूफान को देखते हुए तमिलनाडु में आज छुट्टी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह 3:30 पर उनका निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी था। इसी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वे मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए थे। फैजल पटेल ने कहा, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बिहार में ओवैसी की पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक पर कड़ा प्रहार किया है। AIMIM विधायक अख्तरुल इमान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अख्तरुल ने यह साबित कर दिया कि ओवैसी की पार्टी की विचारधारा हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी है। शपथ ग्रहण के दौरान अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान शब्द बोलने से इनकार कर दिया था और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो पाकिस्तान चले जाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अनिल विज ने योगी जिंदाबाद का नारा लगाया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी दे दी है। लव जिहाद कानून पर हरियाणा सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की। साथ ही कहा, हरियाणा में जल्द ऐसा कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। हाथरस कांड में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाथरस कांड के आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया जा सकता है। प्रयागराज के बैरहना इलाके में एक युवक 40 फीट ऊंचे बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वहीं टावर पर चढ़ने के बाद युवक प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की मांग कर रहा था। युवक की जान बचाने के लिए कई घंटे तक इलाके की बिजली काटी गई। समस्तीपुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के दौरान डांस कर रहे किन्नर को गोली लग गई। गोली लगते ही किन्नर घायल हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटना की FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले में कार्यक्रम के आयोजक को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है। राजस्थान की बारां में 20 साल की लड़की के अपहरण और रेप की वारदात सामने आई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जंगल में बंधक बनाकर रखा गया था। फिलहाल पीड़िता के बयान के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
मंदसौर में एक अपराधी को पुलिस पर फायरिंग करना महंगा पड़ गया। अमजद नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस, जहां पर आरोपी और उसके साथियों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाद में पुलिस ने आरोपी अमजद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के उन्नाव में चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में मौजूद चालक और मेडिकल टीम ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ से मरीज छोड़कर कानपुर वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। एम्बुलेंस में आग लगने से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वृंदावन इलाके के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 हत्याओं के मामले में वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक बरामद की। जोधपुर पुलिस ने डबल मर्डर हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम लगातार आरोपियों के पीछे लगी थी। वहीं मोबाइल लोकेशन और बार-बार जगह बदलते रहने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। मुरादाबाद में लूट की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जहां पर पति ने पत्नी के घर अपने दोस्तों से लूटपाट करवाई। लूट के दौरान महिला के साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं महिला पेशे से शिक्षिका है। कई दिनों से अनबन के कारण पति पत्नी अलग रह रहे थे। पुलिस के सामने पति ने लूट की बात को स्वीकार किया। अफगानिस्तान के बामियान में हुए 2 धमाके में 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में आम नागरिक और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के सहयोग बैठक के दौरान ये विस्फोट हुआ। अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को विजेता माना है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद बदलाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने का दायित्व जीएसए का है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर खुद को चुनाव विजेता कहते आ रहे थे। सैफ अली खान की पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली का नाम बदलकर तांडव कर दिया गया है। सैफ इस सीरीज में लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं इस सीरीज में सैफ प्रधानमंत्री के बेटे जो ग्रे का किरदार निभाते दिखेंगे। सीरीज में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, कृतिका कामरा अहम किरदार में नजर आएंगे। गुरु रंधावा और नोरा फतेही का नाच मेरी रानी अभी भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस गाने को यूट्यूब पर 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। व्यूज के मामले में इस गाने ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस खबर को खुद नोरा और गुरु ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। 1 दिसंबर से बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर नया नियम लागू होने वाला है। नए नियम के तहत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी। यानी ग्राहक आरटीजीएस के जरिए साल भर में कभी भी किसी भी समय पैसे का लेन देन कर पाएंगे। बिल गेट्स को पछाड़ एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क की नेटवर्थ 7.2 से बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। वहीं अमेजन के ऑनर जेफ बेजोस पहले नंबर पर बने हुए हैं। भारत में 2 दिसंबर को वीवो V20 Pro 5G लॉन्च हो सकता है। इस डिवाइस की कीमत 29,990 रुपए रखी जाएगी। इस अपकमिंग फोन में स्नैपड्रैगन 76 5G प्रोसेसर, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज दी जाएगी। ढेर सारे नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट। पुराने मॉडल की तुलना में नया मॉडल 50 से 60 हजार महंगा। भारत में इस कार को 16,26,000 रुपए शुरुआती कीमत रखी गई है। वहीं कार के टॉप मॉडल की कीमत 24.33 लाख रुपए है।